पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 इंटरनेशनल्स की पाकिस्तान से ट्रैवल करके बांग्लादेश तो चली गई लेकिन भाई साहब बाबर रिजवान से रिलेटेड सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। वो जो पाकिस्तान में पूछा जाता है वो बांग्लादेश में भी पूछा जाता है। सलमान अली आगा के प्रेशर पे, क्योंकि T20 सीरीज़ 20 को स्टार्ट होनी है तो प्रेशर ऑफिशियल एक होते ही है। सलमान अली आगा से पूछा कि भैया हाँ भाई बाबर रिजवान का क्या करना है, क्या फ्यूचर है, कोई हमें बताएं। अब सलमान अली आगा भी ना उसने रटे रटाए जुमले करनी है बाबर आजम और रिजवान से रिलेटेड। उसने यही कहा है कि यार बाबर आजम रिजवान अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़े मैचेस जितवाए हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बट T20 क्रिकेट का क्या है कि ये साल 6 महीने में बदल जाती है। देयर इज़ नो डाउट, वो ठीक कह रहा है। T20 क्रिकेट में ना चीज़ें बहुत अग्रेसिवली चेंज होती हैं। तो इस साइड के फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए जो करंट हमारी लॉट है, जो करंट हमारे प्लेयर्स हैं, ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले हैं, दे आर गुड प्लेयर्स। और प्लस इस साइड के यार अगर आप अग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं, अगर आपका ये माइंडसेट है अटैकिंग क्रिकेट वाला, तो आप इस टीम में जगह बना सकते हैं। ये उसने टोटल बाबर आजम और रिजवान से रिलेटेड बोला। अब इसमें जिसने अपना जो मतलब निकालना है निकाल ले। इसमें से एक मतलब ये निकलता है कि बाबर और रिजवान की अटैकिंग क्रिकेट नहीं है, इस वजह से बाहर है। ठीक है, इसका ये भी मतलब बनता है कि यार बाबर और रिजवान ने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, दे हैव अ चांस, वो कम बैक कर सकते हैं। जैसे अभी तो यही चल रहा है ना। अभी तो बेसिकली अगर सलमान अली आगा के पीछे जितने भी प्रेसर्स हैं, माइक हैसन के से जो मीडिया की बातचीत है, अगर मैं उस सब का निचोड़ निकालूँ तो वो यही बनता है कि भाई बाबर आजम और रिजवान और शाहीन को हमने बता दिया उन्होंने किस किस एरिया में काम करना है। वो जब उस एरिया पे काम कर लेंगे, अपने आप को उन चीज़ों पे परफेक्ट कर लेंगे, टीम में वापस जगह बना लेंगे। तो इन लोगों ने बेसिकली अपने कोर्ट में बॉल डाली नहीं है, इन्होंने उन तीनों के कोर्ट्स में बॉल डाल दी है। और अब वो क्लियर कट पता चल रहा है, क्लियर कट पता चल रहा है कि ये अपनी तरफ रख ही नहीं रहे। कि इन्होंने साफ बता दिया ना कि हमने उनको बता दिया भाई बाबर रिजवान का ये है कि वो वैसे तो नॉर्मल खेल लेंगे, लेकिन जब आप उनको अटैकिंग क्रिकेट का कहेंगे, पावर प्ले की यूटिलाइजेशन का कहेंगे, आप उनको कहेंगे कि पावर प्ले में आपने मिनिमम 60 रन करने हैं, जो कि दुनिया की अब सारी टीमें करती हैं। जो भी T20 क्रिकेट खेल रही है वो फ्रेंचाइज बेस्ड है, T20 इंटरनेशनल्स हैं, जो भी है वो हर किसी का यही होता है कि पावर प्ले में मिनिमम 60 रन ठोकने हैं। मिनिमम उनका टारगेट यही होता है, 60 से ऊपर तो सारा बोनस है, वो ये कंसिडर करते हैं। तो बाबर आजम और रिजवान अगर आप ओपनर करते हैं तो आपको पावर प्ले में 60 रन मिल जाएंगे। सवाल ये है, अगर मैं बाबर आजम का और रिजवान की जो पहली की स्ट्रेटेजी अगर वो देखूं तो बहुत रेयर है कि आपको पावर प्ले में 60 रन मिले। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही किसी भी मैच में नहीं बना पाएंगे, नहीं, जिस मैच में उन दोनों का दाव लग गया उसमें तो वो बना लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस देश के दाव हर मैच में लगता नहीं है। आपको अपना स्किल सेट इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है, आपको अपनी जो पावर हिटिंग एबिलिटीज़ है वो दिखानी पड़ती हैं, आपको 30 यार्ड का जो दायरा है वो एरियल शॉट्स खेलकर पार करना पड़ता है। आप देखें ना दुनिया भर के जितने ओपनर्स हैं ना, वो क्या है उनका, एरियल तगड़ा मारते हैं। एरियल क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 फील्डर तो बाहर होती है, बाकी सारे 30 यार्ड के अंदर होते हैं। आपने 30 यार्ड टपाना होता है। जिस किस्म के आजकल मॉडर्न बैट्स हैं, आपका आधा पौना सा शॉट भी अगर पावर प्ले में ये 30 यार्ड वाला जो सर्कल होता है, इनर सर्कल, ये टपका गया ना, आपको बाउंड्री मिल जाती है। क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त किस्म के बल्ले हैं कि उनका आधा पौना शॉट भी जिसे कहते हैं ले जाता है गेंद को बाउंड्री लाइन तक, और मिडल तो फिर फ्लैट छक्के जाते हैं सरकार। अब इसलिए तो आप देखें ना फ्लैट छक्कों का कितने आपको अक्सर और बेशतर हर कोई फ्लैट छक्के मारता हुआ नज़र आता है। उसमें ज़्यादा जो की रोल है वो बैट्स का है। ठीक है, प्लेयर की अपनी भी एबिलिटी होती है, लेकिन वो जान और प्लस बैट्स। तो बाबर आजम और रिजवान यहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, ये क्लियर कट बात है, वो फंसे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर। बाबर आजम का जो लास्ट मैंने वीडियो की थी जिसमें उसको मैंने आपको बताया था किस तरीके से आउट किया था इसने, अब्बास अफरीदी ने, वो एक गेंद ही अपने आप में बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है कि बाबर आजम का भी क्या चल रहा है। ठीक है ना, कि बाबर आजम विकेट से निकलकर इस तरफ जा रहा है, गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आ रही है, बाबर आजम उसको दूर से लपेटने की कोशिश कर रहा है। आपको ना लॉन्ग लिवर्स चाहिए अगर आपने इस किस्म की गेंद को लपेट कर लेग साइड पर लेकर जाना है ना, डीप मिड विकेट की तरफ। क्योंकि जब आपने शॉर्ट मिड विकेट खड़ी की होती है तो उसका मतलब है डीप मिड विकेट में कोई नहीं है। यहाँ तो उसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि आप जो डीप स्क्वायर लेग होता है ना उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेते हैं। आपका जो लॉन्ग ऑन होता है उसको आप थोड़ा सा उसके सीधे हाथ की तरफ कर लेते हैं ताकि आपके डीप मिड विकेट का एरिया बच जाए जब आपने शॉर्ट मिड विकेट खड़ी की हुई है। वरना नॉर्मली आप लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो
वो जिस तरीके से उसने लपेटा है वो बाबर आजम से नहीं लगा, क्योंकि बाबर आजम में वो जान नहीं है, वो लॉन्ग लिवर्स वाला बैटर नहीं है, उसके इतने मसल्स नहीं है कि वो भाई उठा जाएगा। कद काठी का भी फ़र्क होता है, बाजुओं की लेंथ मैटर करती है, बल्ले की जो जिसे कहते हैं रेंज वो मैटर करती है। देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो इस वजह से ना मुझे लग रहा है कि ये होम्योपैथिक दवाई है जिसको जैसे असर कर जाए। ये कि बाबर आजम और रिजवान अच्छे प्लेयर्स हैं और उन्होंने बड़े अच्छी क्रिकेट खेली भी है। हमारी करंट अटैकिंग माइंडसेट है तो उसमें अगर वो कर लेते हैं तो टीम में जगह बन जाएगी। ये होम्योपैथिक है, अब वो करेंगे। दोनों 30+ हैं। अच्छा, मैं इन दोनों को ना, कई लोग कहते हैं कि इनकी क्रिकेट ही ख़त्म कर दें, या जैसे कामी भाई ने महीना डेढ़ पहले कहा था इनको ओडीआई से भी फारिग करो। सरकार, बैट्समैन जितने भी दुनिया के पहले आए, अभी हैं और जो आगे आएंगे, एक अनरिटन रूल है इनके बारे में कि बैट्समैन पक्का होता ही 30 साल के बाद है। 30 साल के बाद बैटर पक्का होता है और 30 साल के बाद वो कहते हैं कि अपनी पीक बैटिंग की अचीव करता है। तो अभी तो बाबर आजम और रिजवान तो 30 के हुए हैं, 30-31 के, तो अभी तो उन्होंने फिर इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी पीक ही नहीं अचीव की। आप इन्हें कड़ने के चक्करों में हैं। ये ना करें। T20 की ठीक है, उनकी गेम आपको नहीं समझ में आ रही, आपने उनको टीम से निकाल दिया, लेकिन उनको ओडीआई क्रिकेट से तो कम से कम ना निकालें ना। ओडीआई क्रिकेट में तो आपका चल रहा है। ओडीआई क्रिकेट में वो ठीक है, बाबर आजम के रन्स भी आ रहे हैं, रिजवान भी बीच बीच में रन्स कर लेता है। ओडीआई की क्रिकेट में आपको ना थोड़ा सा ज़रा गेम प्लानिंग अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। वो ऐसा ना आ गया, वैसे वो कर भी लेगा, वो डाटा का आदमी है, वो प्लानिंग अच्छी देता है। अब एग्जीक्यूट तो खैर इन्होंने ही करना है। तो आप ज़रा प्रॉपर प्लान आउट करके खेलें तो आपको ये ओडीआई क्रिकेट में भी कामयाबी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नल्ले होकर बैठे हुए हैं। आप सिर्फ ना ये अपने रंजों से निकलें, टीम के कॉन्टेक्स्ट में देखें, बाकी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी ये मेरा ख्याल है बस होनी चाहिए। वो सलमान अली आगा भी आक गया होगा, क्या बाबर रिजवान से रिलेटेड सवाल करते रहते हैं, लेकिन अब वो बस लोगों को है कि हमें बताओ, हर बार बताओ। जब बाबर आजम और रिजवान ने वापस आना होगा ना तो मैं इन दोनों के फैंस को बता दूं कि ये आ जाएंगे जब अपनी चीज़ें ठीक करेंगे एंड ऑल दैट। आपके बार बार पूछने से नहीं आने वाले। ये तो अब क्लियर कट नज़र आ रहा है मुझे कि सोशल मीडिया पे जो बातें होंगी या मीडिया पर जो बातें होंगी या जो मर्जी कर लें, इन बातों के हिसाब किताब से बाबर और रिजवान T20 क्रिकेट में वापस नहीं आने वाले। अनलेस और अनटिल के पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही ठुस हो जाए, वो फिर वही वाला बात हो जाएगी कि डूबते को तिनके का सहारा। ये वो वाला फिर काम हो सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये नई लॉर्ड जो है ना, दे आर परफॉर्मिंग वेल, और अगर आप इनको प्रॉपर चांस दें तो आई एम प्रीटी मच होपफुल कि ये आगे भी अच्छा करेंगे। अनलेस और अनटिल के बद्दुआएं शद्दुआएं ना देना शुरू कर दें। वो बात तो कोड़ी है, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर है तो तुम जाकर चेक भी कर सकते हो। मैं भी हवाई फायर नहीं मारता। बाबर आजम के कुछ फैंस तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर हैं, वो बद्दुआएं देना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह करे ये भी ना चले, अल्लाह करे टीम हार जाए, अल्लाह करे ये हो जाए। हाँ, कामरान गुलाम का जब डेब्यू हुआ था ना, जाकर ज़रा सोशल मीडिया चेक करना। तुम्हारी सोच है, क्या कहे। चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।